जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। हमेशा गुरु जी की रजा में राजी रहो। जो खोया वो आपकी किस्मत और जो मिला वो ऊपर वाले की रहमत। जय गुरु जी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो आरती आंटी जी का है और सत्संग बेहद ही अद्भुत और चमत्कारी है। चलिए आज का सत्संग आंटी जी की जुबानी ही सुनते हैं और जानते हैं कैसे गुरु जी ने अपनी अपार कृपा आंटी जी के जीवन में करी है। ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूँगी, इसलिए सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएं। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवों के देव हैं, गुरु ही जीवित भगवान है। मैं गुरु दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरी ईश्वर में आस्था मनुष्य जाति के लिए उनकी दया और प्यार के प्रति कमज़ोर ही रही, जब तक कि मैंने उसे हार्ड मांस के शरीर के रूप में अर्थात गुरु जी के रूप में नहीं देख लिया। गुरु जी के तेज को शब्दों में वर्णन करना असंभव कार्य है। जिस प्रकार हमारी प्रार्थना को उत्तर भगवान देते हैं, उसी प्रकार गुरु जी का सत्संग वाचक और श्रोता दोनों को आशीर्वाद देता है और परम सुख की प्राप्ति करता है। मैंने सुना था कि ईश्वर हमारे कर्मों के आधार पर हमें पुरस्कार या दंड देते हैं, मगर मैंने गुरु जी को हमारे बुरे कर्मों को अपनी ईश्वरीय पवित्र अग्नि में जला देते हैं, जिससे हमें एक बेहतर और अच्छा जीवन मिल सके। गुरु जी का मेरा पहला दर्शन मेरे कक्षा 11वीं में होने के दौरान हुआ। हालांकि मेरा जन्म पंजाब में हुआ, हम नोएडा में रहते थे और मेरा पंजाबी से जुड़ाव नहीं के बराबर था, इसलिए मैं ना तो सब विद्या गुरु जी की वाणी कुछ भी नहीं समझती थी। फिर भी मेरे प्रथम अनुभव से संबंधित कोई भी प्रश्न उत्तर मेरे अच्छे अनुभव को ही दर्शाता था। इसके बाद के कई मोहक अनुभवों ने गुरु जी पर मेरे विश्वास को स्थापित किया। स्कूल के वार्षिक समारोह में मुझे उद्घाटन भाषण देने का कार्य दिया गया। मैं उसे ऐसे कार्य हमेशा से करती रहती थी, लेकिन इस बार मुख्य अतिथि एक उच्च अधिकारी थे। मेरे भाषण की आखिरी पंक्ति के साथ ही श्रोताओं ने ताली बजाना शुरू किया। मन से उतरते ही मुझे तारीफें मिलने लगी, जिससे मैं अभिभूत हो गई। हर छात्र और शिक्षक के चेहरे आश्चर्य से भरे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि भाषण देते समय मैं किसी और रूप में परिवर्तित हो गई थी। इससे भी बड़ी प्रशंसा मुझे तब मिली जब मुख्य अतिथि का अभिभाषण भी मेरे ही भाषण के अंत की ही पुनरावृत्ति थी। सबके लिए यह सब इसमें से भरा था, किंतु मैं जानती थी यह सब गुरु जी ने किया है। मेरे बोलने के साथ मैंने गुरु जी की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस किया, जिससे मैंने अपना वक्तव्य पूरा किया। इसके अतिरिक्त गुरु जी मेरे साथ स्कूल में रहे, जिसे मैंने उनकी सुगंध से महसूस किया। जब मैं 12वीं कक्षा में आई तो मुझ पर शैक्षिक दबाव बढ़ता गया। एक दिन प्रसाद देते समय गुरु जी ने मुझे मेरे ऐच्छिक विषयों के बारे में पूछा। मैंने उन्हें अपने कॉमर्स के विद्यार्थी होने के बारे में बताया। तब मुझसे अर्थशास्त्र के विषय में प्रश्न पूछने लगे। उन्होंने मुझे क्रेडिट कंट्रोल के बारे में प्रश्न किए। उत्तर जानने के बाद भी मैं गुरु जी के सामने चुप हो गई। गुरु जी के इस प्रश्नोत्तर का समापन मुझे पढ़ाई के प्रति गंभीर होने को कहकर दिया। हालांकि उस समय मेरे लिए यह पूर्ण रूप से समझना कठिन था कि आखिर क्या हुआ, लेकिन आने वाले महीनों में मैं जान पाई गुरु जी के सावधानी से भरे शब्दों के कारण मैं अर्थशास्त्र पर विशेष ध्यान दे पाई। इस वजह से मैं आने वाले घटनाक्रम के लिए अच्छी तरह से तैयार हो पाई। आधे सत्र के लिए हमें अर्थशास्त्र स्वयं से ही पढ़ना था, क्योंकि हमारे शिक्षक ने स्कूल छोड़ दिया था। मगर गुरु जी की चेतावनी ने मुझे आखिरी समय की परेशानी से बचा लिया और मुझे अर्थशास्त्र से 97% अंक मिले। जैसे जैसे बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही थी, गुरु जी के दर्शनों की संख्या भी कम होती जा रही थी। गुरु जी के पढ़ाई पर ध्यान देने के निर्देश के कारण 13 जनवरी को मैं माता पिता और भाई के साथ गुरु जी के स्थान पर उनसे बोर्ड की परीक्षा के लिए आशीर्वाद लेने गई। यह दर्शन परीक्षा के पहले होने वाले आखिरी दर्शन था। गुरु जी उस दिन प्रसाद बांट रहे थे और मेरी बारी आते वो टॉफ़ी दे रहे थे। यूँ तो गुरु जी टॉफ़ी अपवाद स्वरूप था, इसलिए मैंने कुछ प्रसाद तो खा लिया और कुछ बाद के लिए रख लिया। मैं गुरु जी को प्रणाम कर जाने को खड़ी हुई तो उनके पास कोई तस्वीर या पैकेट मुझे नहीं दिखा, पर एक तस्वीर मिली तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि गुरु जी की तस्वीर एक पुरस्कार ही था। जब मैं तस्वीर को पकड़े हुए थी तो मैंने महसूस किया कि उससे सुगंध निकल रही थी। मैं उस तस्वीर को अपने साथ परीक्षा में ले जाया करती थी। मेरी आखिरी परीक्षा के खत्म होते ही मेरे घर लौटते ही वह खुशबू गायब हो गई। ऐसा लगता था जैसे गुरु जी ने विशेषकर मेरी परीक्षा के लिए ही उस तस्वीर को आशीर्वाद दिया था। जब हम उस रात घर वापस आए तब मैंने बची हुई टॉफ़ियों की गिनती की। मेरे पास 12 टॉफ़ियाँ थी, जो 6 पेपर के लिए 2-2 टॉफ़ियाँ हो जाती थी। प्रसाद के रूप में टॉफ़ी गुरु जी की तस्वीर और खुशबू पूरी परीक्षा में मेरे साथ थी, जिससे मुझे काफ़ी अच्छे अंक मिले और मेरा एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय के अच्छे कॉलेज में हो पाया। गुरु जी ने अपने शिष्यों के साथ गुड़गांव के होटल में जाने का निश्चय किया और मुझे भी जाने को कहा। बहुत जल्द हम ब्रिस्टल होटल पहुंच गए और मैं सबसे छोटी होने के कारण आकर्षक का केंद्र थी। गुरु जी ने धीरे धीरे होटल की छत पर घूमने के बाद संगत के लिए ठंडा मंगाने को बोला। ठंडे के साथ नमकीन और उसके साथ बाद आइसक्रीम के साथ हमारा समय अच्छा बीता। वापस लौटते समय सभी अपनी गाड़ियों में थे। गुरु जी ने मेरे जाने के बारे में पूछा।
और देखा कि मैं किसी के साथ आराम से उनके स्थान पर वापस लौट रही हूँ। जब हम वापस पहुँचे, गुरुजी ने मुझसे अपने अनुभव के बारे में पूछा। यह अनुभव बहुत ही अच्छा था। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि मैंने आइसक्रीम खाई कि नहीं। मैंने उनसे कहा कि ख़राब गले के कारण मैंने आइसक्रीम नहीं खाई। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आइसक्रीम खानी चाहिए थी, इससे मेरा गला ठीक हो जाता है। उनके इस सामान्य शब्दों ने मेरे गले को वैसे ही ठीक कर दिया था। उसके बाद मुझे कभी भी गले की परेशानी कभी नहीं हुई, जो मुझे हर हाल में एक बार ज़रूर परेशान करता था। एक खास दिन पर उनके प्यार और परवाह का उदाहरण देखने को मिला। हम लोग संबंध का आनंद ले रहे थे, शब्द का आनंद ले रहे थे, गुरुजी के प्रसाद बांटने का इंतजार कर रहे थे। गुरुजी के निर्देश पर प्रसाद उनके बगल में रख दिया गया। गुरुजी ने पहले मेरे प्रसाद स्थान से ही प्रसाद वितरित करना प्रारंभ किया। उस दिन सबसे पहले मैंने ही प्रसाद ग्रहण किया। गुरुजी ने मुझसे पंजाबी में कहा कि मुझे भरपूर आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। कोई संगत में जन्मदिन के बाद में नहीं जानता था, और मेरे परिवार से किसी ने भी उन्हें इस बारे में नहीं बताया। यह मेरा सबसे अच्छा जन्मदिन था। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा के बाद थोड़े समय के लिए मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रही थी। तब गुरुजी ने मुझे MBA सिम्प्वाइसिस में भर्ती होने को कहा। मैंने फॉर्म भर दिया और सारी औपचारिकताएं समय पर पूरी हो गई, जिससे मैंने इस सत्र में एडमिशन ले लिया। परीक्षा के लिए मैंने दक्षिण दिल्ली के एक केंद्र को चुना था, क्योंकि यह मेरे घर के नज़दीक था। लेकिन जब मुझे प्रवेश पत्र मिला तो मेरा परीक्षा केंद्र दिल्ली के पार था। मेरे पिता ने केंद्र परिवर्तित करवाने का प्रयत्न किया, किंतु पुणे के मुख्य केंद्र से यह बताया गया कि एक बार केंद्र निश्चित हो जाने के बाद वो बदल नहीं सकता। लगातार परीक्षा होने के कारण 45 किलोमीटर की यात्रा रोज करना असंभव था। इस कारण मैंने अपने दादा दादी के यहाँ रहने का निर्णय लिया, जो कि केंद्र से 10-15 किलोमीटर दूर था। लेकिन यहाँ नोएडा में रहते हुए गुरुजी के दर्शन होना बहुत बड़ी समस्या थी। मैंने किसी तरह पहली परीक्षा दी, किंतु दूसरी परीक्षा से पहले मैंने बाकी परीक्षाएं छोड़ने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने गुरुजी से इस विकट परिस्थिति से निकालने की प्रार्थना की, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो मेरी कल्पना से परे था। जब सभी विद्यार्थी शांतिपूर्वक परीक्षा लिख रहे थे, तब एक अध्यापक ने आकर पूछा कि क्या कोई विद्यार्थी अपना केंद्र बदलना चाहता है। वैकल्पिक केंद्र के में सूची में उस केंद्र का नाम ही नहीं था, जिसके लिए मैंने भी कोशिश की थी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। परीक्षा के बाद अध्यापक ने मुझसे कहा कि उनका केंद्र स्थान की समस्या से जूझ रहा था, लेकिन यह निर्णय लिया गया और उन्होंने मेरे केंद्र के परिवर्तन को निश्चित किया। इस प्रकार परीक्षा के दौरान भी मुझे गुरुजी के दर्शन का सौभाग्य मिला। गुरुजी के अलावा कौन घटनाओं को इतना नाटकीय मोड़ दे सकता है। गुरुजी की शक्ति को जान पाना हमारी समझ से परे है, वह तर्क को अस्त-व्यस्त करने वाला है। एक बार जब संगत गुरुजी के यहाँ गई हुई थी, तभी भूकंप के झटके आए। सभी अपनी जगहों पर बैठे रहे, लेकिन जब झटके 8-10 सेकंड से ज़्यादा देर तक रहने से लोगों में हलचल होने लगी। यह महसूस किया गुरुजी, जो अभी तक अप्रभावित हो, अपने मुझे हुए पाँव को ज़मीन पर रखते हैं। सारी हलचल शांत हो जाती है। अपने कुछ शिष्यों और मेरे साथ गुरुजी एक बार बड़े मंदिर गए। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य चलने के कारण भीगे सीमेंट का टुकड़ा था। संगत की गतिविधि को सुसाध्य कर बनाने के लिए वहाँ एक लकड़ी का तख्त रखा गया। हमने इसका इस्तेमाल पार करने के लिए किया, लेकिन गुरुजी ने उस भीगे टुकड़े से ही जाने का निर्णय लिया। इस भीगे सीमेंट पर एक भी चिन्ह न पाकर हम सब इसमें से भर गए। और उसके बाद जब हमने उस जगह का मुआयना किया तो एक उंगली के छूने से भी वहाँ चिन्ह बन जा रहा था। एक बार गुरुजी के शरण में आ जाने से वो सारी चिंताओं तकलीफ़ों का ख्याल रखते हैं। गुरुजी हमारे भविष्य की ज़रूरतों को जानते हैं और उनकी पूर्ति होने की व्यवस्था भी करते हैं। गुरुजी ने यह निर्णय ले लिया था कि मेरी शादी कब होनी है, और इसकी सूचना मेरी माँ को 6 साल पहले ही दे दी थी। अप्रैल के शुरू में गुरुजी ने अचानक मेरे पिता से मेरी शादी के बारे में पूछा। पिता ने गुरुजी को बताया कि एक रिश्तेदार ने एक विवाह प्रस्ताव दिया है, लेकिन हम अभी इसके विवाह के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने को गुरुजी ने पिताजी से कहा। लड़का स्वीडन में नौकरी करता तो 16 अप्रैल से 1 महीने के लिए भारत आने वाला था। 17 अप्रैल को दोनों परिवार मिलेंगे, ऐसा निर्णय लिया गया। 17 अप्रैल को हम पहली बार मिले और कुछ ही घंटों में बाद त्योहार सा माहौल हो गया। सारा इंतजाम उसी समय वहीं हो गया और सगाई की रस्म हमारी पहली मुलाकात में ही कर दी गई। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख भी निश्चित कर दी गई। उसी महीने की 30 तारीख को सारी तैयारियां युद्ध स्तर पर की गई और मेरी शादी 30 अप्रैल को हो गई। यूँ तो गुरुजी शारीरिक रूप से शादी में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास उस रात हर कार्य में नजर आ रहा था। वहाँ मौजूद सबसे खाने सजावट हर चीज़ की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे थे। एफिल टावर पर गुरुजी से मुलाकात मेरे पति को स्वीडन मई के मध्य में जाना था, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था और मेरे पासपोर्ट वीज़ा का इंतजाम 15 दिनों में होना संभव था। एक प्रार्थना पत्र लिखा गया, लेकिन स्वीडिश दूतावास ने कहा कि सारे आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन भेजे गए और वहीं से वीज़ा दिया जा सकता है। मेरे पति अपना कार्यक्रम बदल नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें अकेले ही स्वीडन जाना पड़ा। स्वीडन में वे दूतावास भी गए, जिससे वीज़ा का शीघ्रता से पूरा हो सके।
1 महीना बीत गया। जून के प्रथम सप्ताह में ऐसा लगा कि मुझे 1 हफ्ते में वीज़ा मिल जाएगा। हमने 16 तारीख की रात का टिकट करवा लिया, लेकिन दूतावास से कहा गया कि वीज़ा उपलब्ध नहीं है। मैं निराश हो गई क्योंकि इससे 1 और सप्ताह की देरी हो जाती है। मैं ये सूचना अपने पिता को दी थी। आश्चर्यजनक रूप से ऑफिसर अगले कुछ घंटों में वीज़ा हमें सौंप देते हैं। मैं अपने पिता को ऐसा समाचार दी थी, लेकिन उन्हें कोई विस्मय नहीं होता। बाद में मेरे पिता मुझे बताते हैं कि मेरे वीज़ा के बारे में गुरुजी ने मुझे 15-20 मिनट पहले ही बता दिया था। मैंने महसूस किया कि बिना गुरुजी के दखल के बिना उस दिन वीज़ा मिलना संभव था। गुरुजी बिना किसी दीवार के आपका भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकते हैं और अपने शिष्य प्रार्थना पर कोई भी दूरी तय कर सकते हैं। 1 सप्ताह के बाद मैं स्वीडन में मेरे पति ने पेरिस घूमने का निर्णय लिया। जब हम एफिल टावर के प्रथम तल पर थे, मैंने गुरुजी की तीव्र खुशबू का एहसास किया। अपने अगले ही फ़ोन पर बातचीत में पिताजी ने मुझे बताया कि गुरुजी उस दिन मेरे बारे में पूछ रहे थे जिस दिन मैं एफिल टावर पर मौजूद थी। गुरुजी के साथ मेरा अनुभव एक गूंगी औरत के समान है जो मिठाई के स्वाद का वर्णन करना चाह रही है। कोई भी शब्द उनका वर्णन नहीं कर सकता। मैं उनसे सिर्फ यह प्रार्थना करना चाहती हूँ कि वो हमेशा हमारे हाथों को थामे रहे, जैसा उन्होंने स्वर्णिम वर्षों में किया है। ऐसा कहा जाता है कि पारस लोहे को सोने में परिवर्तित कर देता है, लेकिन गुरुजी एक बेकार पत्थर को हीरे में बदल देते हैं। सिर्फ आस्था और निष्ठा की जरूरत है। जय गुरुजी। आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को ध्यान से सुनना। कहानी का शीर्षक है बीरबल की सीख। एक समय की बात है, बीरबल के राज्य में एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार था। वो जो भी मूर्ति बनाता उसमें कुछ ना कुछ खास जरूर होता था। एक दिन वो मूर्तिकार बीरबल के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए अकबर के दरबार में 3 एक जैसी दिखने वाली मूर्तियाँ लेकर गया। उन तीनों मूर्तियों में फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल था। अकबर ने वो 3 मूर्तियाँ देखी और उन मूर्तियों की तारीफ करी और उनमें से एक मूर्ति को अपने पास रखने का, उस मूर्तिकार को उचित इनाम देने का फैसला किया। लेकिन उस मूर्तिकार ने कहा, मुझे इन मूर्तियों के बदले इनाम नहीं चाहिए। मैं इनमें से एक मूर्ति आपको गिफ्ट कर दूंगा अगर आपके दरबार का कोई भी मंत्री मुझे बता दे कि इन तीनों में से सबसे खास मूर्ति कौन सी है। अकबर ने उसकी बात मान ली। जिन मूर्तियों में कमी निकालना मुश्किल था उनमें से एक खास मूर्ति की पहचान करना अकबर के मंत्रियों के बस से बाहर था। अकबर ने इस पहले को सुधारने के लिए बीरबल को बुलाया और सारी बात बताई। बीरबल ने तीनों मूर्तियों को बहुत बारीकी से देखा और फिर उन्होंने मूर्ति के कान में जोर से फूंक मारी तो हवा दूसरे कान से बाहर निकल गई। फिर बीरबल ने दूसरी मूर्ति के कान में फूंक मारी तो हवा उस मूर्ति के मुंह से बाहर निकल गई। इसी तरह बीरबल ने तीसरी मूर्ति के कान में फूंक मारी, लेकिन इस बार हवा कहीं भी से नहीं निकली। फिर बीरबल ने कहा कि ये तीसरी मूर्ति सबसे खास है। वो मूर्तिकार हैरान हो गया। उसने पूछा, ये बात तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल बोले, ये तीनों मूर्तियाँ 3 व्यक्तियों की तरह हैं। पहली मूर्ति जिसमें फूंक मारने पर हवा दूसरे कान से बाहर निकल गई, वो मूर्ति उस व्यक्ति की तरह है जिसे हम कोई सीक्रेट बात बताते हैं तो वो थोड़ा ही समय बाद उस बात को भूल जाता है। दूसरी मूर्ति जिसमें फूंक मारने पर हवा उसके मुंह से निकल गई, वो मूर्ति उस व्यक्ति की तरह है तो हमारी किसी भी बात को जानकर या फिर सुनकर उसे अगले ही पल किसी और को भी बता देते हैं। ऐसे लोग किसी भी बात को छुपा कर नहीं रख सकते। लेकिन तीसरी मूर्ति जिसमें से हवा कहीं से भी बाहर नहीं आई, इस तरह के व्यक्ति ही अच्छे और ख़ास होते हैं जो हर रहस्य को छुपा कर रखते हैं और उस बात को हमेशा याद भी रखते हैं। आप इस तरह के लोगों पर भरोसा करके अपनी बात बता सकते हैं। मूर्तिकार बीरबल की चतुराई से खुश हो गया और उसने वो मूर्ति अकबर को गिफ्ट कर दी। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, ये दुनिया से लोगों से भरी पड़ी है जिनके मन में कोई भी बात टिक नहीं सकती। आज नहीं तो कल वो हर बात किसी न किसी के साथ शेयर कर ही देते हैं। इस तरह के लोग अक्सर खुद के लिए दूसरों के लिए मुसीबत ही खड़ी करते हैं। जो लोग दूसरों की बातों पर इधर उधर करते हैं उन पर कोई भी व्यक्ति भरोसा नहीं करता। बेहतर होगा कि आप अपनी बातें उन्हीं लोगों के साथ शेयर करें जिन लोगों पर आपको भरोसा हो और जो आपकी बातों को सीक्रेट ही रखें। किसी भी व्यक्ति को अपना कोई भी सीक्रेट बताने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच लें कि सामने वाले इंसान भरोसा के लायक हैं भी या नहीं। हर किसी के साथ अपनी निजी बातें कभी शेयर ना करें, फिर चाहे आपको किसी पर कितना भी भरोसा क्यों ना हो। फिर आप खुद को भी ऐसा बनाएं कि आप दूसरों की बातों को ही सीक्रेट रख सकें ताकि आप भी एक अच्छे और ख़ास व्यक्ति कहलाएं। आप भी अपने आप को उस तीसरी मूर्ति की तरह बनाएं जो दूसरों की बातों को सुनते तो हैं लेकिन उन्हें कभी भी किसी और को बताते नहीं। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।